हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके नए लेक्चर में आपका स्वागत है। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर हम जनरल वे में लिखना चाहें, जनरलाइज्ड वे में तो कैसे लिखेंगे? देखो, लीनियर इक्वेशन को जनरलाइज्ड वे में लिखा जाता है ऐसे: a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है, मतलब इनके जो कोफिशिएंट है, जैसे x का जो कोफिशिएंट a1, यहाँ x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b1 पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b2। तो ये कोफिशिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालने आने चाहिए। ठीक है, चलो तो एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने एक पेयर ऑफ इक्वेशन लिखी है 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, और दूसरी लिखी है 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालो। ठीक है, इससे कंपेयर करके। तो देखो a1 कितना हो जाएगा, पहली इक्वेशन को अगर इस अगर पहली इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो a1 हो जाएगा आपका 2, b1 आपका हो जाएगा 3 और c1 कितना हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, इसी तरीके से a2 कितना आ जाएगा 3, b2 कितना आ जाएगा 4 और c2 कितना आ जाएगा बच्चों 5। ठीक है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपको कंपेयर कराना आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखो, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे। आप a1 a2 की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत इजीली आप इन चीज़ों को निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब सीधा कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं। वन सेकंड, इसको जरा साफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, जब हमने प्रीवियस लेक्चर में प्लॉटिंग सीखी थी, ग्राफ की प्लॉटिंग सीखी थी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 3 केस पॉसिबल होते हैं बच्चों। एक तो है आपका कि जो लाइंस आएंगी, मतलब दोनों जो इक्वेशंस के ग्राफ आएंगे वो आएंगे कैसे, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, एक केस ये पॉसिबल है। दूसरा केस पॉसिबल है कि दोनों के जो ग्राफ आएंगे वो आएंगे पैरेलल लाइन। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल लाइन आएंगी। ठीक है, और तीसरा केस आपका क्या है कि कोइंसिडेंट लाइन, यहाँ से यहाँ तक, फिर इसी के आगे दूसरी लाइन। ठीक है, ये 3 केस पॉसिबल थे, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। क्या क्या, इनको लिख लेते हैं थोड़ा सा। इंटरसेक्टिंग, ठीक है, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, ये 3 केस पॉसिबल हैं। जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये 3 केस पॉसिबल है। या तो आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग आएंगी, या पैरेलल आएंगी, या फिर कैसी आएंगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये पता करने के लिए क्या आपको प्लॉटिंग ही करनी पड़ेगी हमेशा, तो देखो, आप मतलब अगर आप मुझसे पूछो कि क्या मुझे पता, अगर मुझे पता करना है कि जो पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखी है 2x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और 4x प्लस 8y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मैंने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करी है। तो अगर आप मुझसे पूछो कि सर बताओ कि मुझे अगर ये बताना है कि इनका जो ग्राफ आएगा वो इंटरसेक्टिंग आएगा, पैरेलल आएगा या कोइंसिडेंट आएगा, तो इसके लिए क्या मुझे बस प्लॉटिंग ही एक जरिया है? तो बच्चों देखो, मेरा जवाब होगा नहीं। देखो, प्लॉटिंग से भी आप निकाल सकते हो, पर एक और आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, वो है इनके कोफिशिएंट, मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 की हेल्प से। ठीक है, आप a1 a2 b1 b2 मतलब आप क्या निकालोगे? देखो, दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके कोई भी आप पहली ले लो, कोई भी आप दूसरी ले लो। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। इसको चाहे आप a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर करा लो, चाहे ऊपर वाली को करवा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप दोनों मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करके क्या निकाल लो, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये इंपॉर्टेंट है, आपने c1 c2 निकाल लिया। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करके। अब आप a1 अपॉन a2 को देखो, a1 अपॉन a2 अगर नॉट इक्वल्स टू आता है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू आता है b1 अपॉन b2 के।
ठीक है। तो क्या होगा, आपके जो ग्राफ आएगा वो इंटरसेक्टिंग आएगा। कैसा आएगा बच्चों, इंटरसेक्टिंग आएगा, ठीक है। पैरेलल के लिए क्या होता है, देखो अगर a1/a2 इक्वल्स टू आएगा b1/b2 के, पर नॉट इक्वल्स टू आएगा c1/c2 के, तो आपका जो ग्राफ होगा वो होगा पैरेलल। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएंगी वो आएंगी पैरेलल। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आपने निकालना है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करके, ठीक है। अब इसी तरीके से कोइंसिडेंट का क्या कंडीशन होती है, इसकी होती है a1/a2 बराबर आता है b1/b2 के, और ये बराबर आता है c1/c2 के, ठीक है। ये हो गए, अगर ये कंडीशन आती है तो होती है कोइंसिडेंट। अब मैंने जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, अब मुझे इससे बताओ कंपेयर करके कौन सी वाली ग्राफ बनेगा, ठीक है। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ पे, ये दोनों को मैं अगर ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो क्या कंडीशन आएगी, इंटरसेक्टिंग आएंगी लाइंस, पैरेलल आएंगी या फिर कोइंसिडेंट आएंगी। तो देखो a1 a2 से कंपेयर कर लेते हैं। चलो इस वाली को मैं a1x b1y और c1 से कंपेयर करूंगा, तो a1 तो मेरा आया कितना 2, a2 कितना आया, ये a2 मैंने इससे कंपेयर किया, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2, तो a2 मेरा आया 4। तो a1/a2 मेरा बच्चों कितना आया, देखो एट द एंड मुझे a1/a2 चाहिए, ठीक है। तो a1/a2 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जब आप प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट लिखो और a1/a2 लिख दो, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप। a1/a2 कितना आ जाएगा बच्चों 2/4, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 1/2, ठीक है। इसी तरीके से आप b1/b2 भी निकालो, क्या आ रहा है 4/8, ये आ जाएगा 4 1 4 4 2 8, ये भी 1/2 आ रहा है। c1/c2 निकालो, c1/c2 आ रहा है आपका -5/4। तो ये देखो ये कंडीशन ऐसी बन रही है कि a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, पर नॉट इक्वल्स टू आ रहा है c1/c2 के, और ये मैच किससे हो रही है, इस वाली से। इसका मतलब अगर मैं इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो मेरा जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल आएगा। अब ये आप खुद प्लॉट करके देखो आप अगर इन दोनों पेयर ऑफ मतलब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करोगे तो आपका ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, पैरेलल आएगा, ठीक है। मैंने जो बताना था ये कि बिना प्लॉटिंग के भी आप बता सकते हो कि इंटरसेक्टिंग आ रहे हैं ग्राफ, पैरेलल आ रहे हैं या कोइंसिडेंट आ रहा है, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप a1 a2 b1 b2 और c1/c2, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो इससे आप कंपेयर करके बता सकते हो कि कौन सा है, मतलब इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है। अब अगर इंटरसेक्टिंग आता है तो आपको पता है कौन सा कितने सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि एक जगह पे कट कर रहा है तो कितने सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। पैरेलल में कहीं भी नहीं कट कर रहा है तो कितने सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन, क्योंकि कट ही नहीं कर रहा है कहीं पे, तो कितने सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, ठीक है। और कोइंसिडेंट में तो आपको बताया मैंने इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, अगर प्रॉपरली बोलें इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, एक टर्म ये है। और दूसरा क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो इन टर्म्स को समझते हैं। देखो जब दो मतलब किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर मैं प्लॉट करूं और मेरा कोई सोल्यूशन ना आए तो उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैं बोलता हूं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मैं बस इनकंसिस्टेंट लिख देता हूं, ठीक है। तो अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैं प्लॉट करूं और उसका क्या है, नो सोल्यूशन है, ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगा इनकंसिस्टेंट। और अगर उसका सोल्यूशन आ जाए तो उसको मैं बोलूंगा कंसिस्टेंट। क्या बोलूंगा बच्चों, कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर सोल्यूशन आ जाए तो सोल्यूशन इसमें भी आता है इसमें भी आता है, कंसिस्टेंट। पर कोइंसिडेंट के केस में आप इस टर्म को भी ध्यान रखोगे, कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैंने इस टेबल में समझा दिया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों, इसको बिल्कुल नजरअंदाज मत करना, ठीक है। एक बार मैं अच्छे से रिवाइज करवा देता हूँ इस टेबल को पूरी। देखो जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमारे तीन केस बनते हैं, इंटरसेक्टिंग, वन सेकेंड, देखो इंटरसेक्टिंग बनता है, पैरेलल बनता है या फिर कोइंसिडेंट बनता है, ठीक है।
अब मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप मुझसे पूछो कि बताओ प्लॉटिंग की जरूरत पड़ती है क्या ये बताने के लिए, तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0 से कंपेयर कराओगे तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हो। ठीक है, कैसे? उसके लिए एक कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वस टू आता है b1 अपॉन b2 के तो होगा इंटरसेक्टिंग, नो यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अगर आएगा a1 अपॉन a2 इक्वस टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वस टू c1 अपॉन c2 तो भाई आएगा पैरेलल। ठीक है, नो सोल्यूशन, पैरेलल आएंगी, ग्राफ जो आएगा पैरेलल आएगा और सोल्यूशन कितना होगा? नो सोल्यूशन। और आपसे पूछे कि कैसे आएंगी पेयर ऑफ इक्वेशन? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सोल्यूशन नहीं आएगा इनकंसिस्टेंट, आएगा कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सोल्यूशन के केस में डिपेंडेंट के टर्म से भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 इक्वस टू b1 अपॉन b2 इक्वस टू c1 अपॉन c2 आएगा तो क्या आएगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब इस टेबल से देखो और क्वेश्चन कैसे आ सकता है। एक तो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दी होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी होगी, जैसे कि 5x प्लस 4y इक्वस माइनस 4 इक्वस टू 0 और दूसरा है 10x प्लस 8y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो आपने a1 अपॉन a2 निकाला, देखो a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है? 5 अपॉन 10, बेसिकली 1/2 आ रहा है। वैसे ही b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है बच्चों? आपका 4 अपॉन 8, 1/2 आ रहा है ये भी। और c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है? माइनस 4/8, तो ये भी आपका 1/2 आ रहा है। तो देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 आ रहा है। इसका मतलब कि कोइंसिडेंट आएगा ग्राफ, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो हम प्लॉट करेंगे तो कैसे आएंगे? कोइंसिडेंट। और इनफाइनाइट सोल्यूशन होएगा। और टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी पूछे तो कंसिस्टेंट आएंगे, डिपेंडेंट। ठीक है, तो इतनी सब इन्फॉर्मेशन आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है। और कैसे क्वेश्चन आ सकता है? आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट करो, मतलब ऐसी कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करो जिनका जो सोल्यूशन आए वो इनफाइनाइट आए। ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का ये वाला केस है, लास्ट वाला थर्ड केस। हमको ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन खुद कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आए। तो आपको ध्यान रखना है बस ये टेबल। अगर मैं ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करूँ तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि a1 अपॉन a2 बराबर रखना है मुझे b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 के। तो देखो मुझे ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो देखो मैं लिख सकता हूँ 3x, ठीक है, प्लस 2y प्लस 10, मैंने ये लिख दी। तो दूसरी वाली इसके देखो ऐसी बनाना है कि हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बराबर आए। तो देखो a1 अपॉन a2 को मैं चलो 3 3 9 कर देता हूँ 9x, 2 3 6 कर देता हूँ 6y और 10 3 30 कर देता हूँ। अब मैं जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालूंगा बच्चों तो इनफाइनाइट सोल्यूशन ही आएगा, ये वाला ही केस आएगा, कोइंसिडेंट इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो। वहीं आपसे पूछा होता कि ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ कि इंटरसेक्टिंग आए। ठीक है, ग्राफ कैसा है? दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग है। तो आप ऐसी इक्वेशन डिजाइन करो कि a1 अपॉन a2 बराबर ना आए b1 अपॉन b2 के। तो देखो कैसे कर सकते हो आप, बस इसमें क्या चेंज कर दो, इसमें इतना सा अगर चेंज कर दोगे 5y, तो देखो a1 अपॉन a2 नहीं बराबर आएगा b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो बस ये आपकी बन जाएगी इंटरसेक्टिंग में हमें c1 अपॉन c2 से कुछ लेना ही नहीं है। बस a1 अपॉन a2 अगर बराबर नहीं आ रही है b1 अपॉन b2 के, चाहे आगे कुछ भी होता रहे, तो ये आपकी होती है इंटरसेक्टिंग वाला केस। ठीक है, तो इतनी तरह से ये टेबल आपसे पूछी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, किसी भी एग्जाम में या फिर एनटीआरसी एग्जाम में जहाँ पे भी आपके सिलेबस में ये मेंशन होता है, ठीक है, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके सिलेबस में, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टेबल को आपने अच्छे से समझना है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में भी। ठीक है, आप जो भी बुक आप करो, इससे ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीन चीज़ें, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ये टेबल से, इस टेबल का पूरा खेल इनसे है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस टेबल को आप अच्छे से पेपर में ड्रॉ करके कहीं पे अपने पास टेबल पे रखो और उसे सुबह शाम रिवाइज करो। 2-3 दिन में आप बहुत अच्छे से इस टेबल को अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो इतना सब है। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में। इस टेबल को अच्छे से रिवाइज करो, इससे रिलेटेड अपने आप से क्वेश्चन डिजाइन करो। ठीक है, देखो मजा तो तब आता है जब क्वेश्चंस भी आप अपने आप से डिजाइन करने लगो। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन बना लो, कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो, तब आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, तो इस टेबल को अच्छे से समझो, क्या हमने पढ़ाया उस वीडियो को दोबारा से लेक्चर को रिवाइज करो चाहे तो। ठीक है, और क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतने रखते हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।